देखिए बेटा, यहाँ दिया है दो वेट्स है अटैच W1 एंड W2 और अटैच टू द रिजिड सपोर्ट्स P एंड PQ विद द हेल्प ऑफ रोप्स विथ नॉट्स मतलब गार्ड एट A एंड B एज शोन इन फिगर। W1 की वैल्यू दी गई आपको 300 न्यूटन्स और उसने दिया है फाइंड द टेंशन इन द रोप्स 1, 2 एंड 3। तीनों रोप्स के अंदर टेंशन निकालो, साथ ही साथ W2 की वैल्यू भी निकालो। अब ये थोड़ा सा बढ़ गया मामला। अच्छा एक बात बता, यहाँ कितने जंक्शन या कितने नॉट्स है? 2 नॉट्स है ना। अपना एक नॉट कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है ना। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो एक ही ओरिजिन रहेगा, 2 तो रह नहीं सकते। तो हमको 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेंगे, एक ये नॉट का है ना, फिर उसके बाद ये नॉट का। कुछ वैल्यूज़ इधर से ही आ जाएगी और कुछ वैल्यूज़ के लिए आपको इसको इसकी इधर के कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं कहूँगा ये मेरा फर्स्ट नॉट है O1 मान लो, तो यहाँ पर इस पर वेट कितना, फोर्स कितना लग रहा है? यहाँ पर लग रहा है W1, यहाँ पर लगेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 और इस साइड में लगेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग T2। ये दूसरा नॉट है आपका O2, यहाँ का टेंशन कितना है बेटा? W2 और ये अगेन सेकंड है तो T2 और ये आएगा T3। ये समझ में आ गया? अब चलिए सबसे पहले O1 को पकड़ेंगे। O1 तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ की वैल्यू मुझे मालूम है। मुझे W1 की वैल्यू मालूम है 300 न्यूटन है ना, उससे जुड़ा हुआ कौन सा पॉइंट है? O1। तो सबसे पहले मैं वो ड्रॉ करूँगा। देखिए ये है आपका O1। डर गया रे भाई मैं, क्या है? अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे फोर्सेस के डायरेक्शंस बनाएंगे। W1 है नीचे की तरफ, T2 है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ और T1 है कुछ इस तरफ, सच दैट ये एंगल कितना बना रहा है? 37 डिग्री का। W1 और T2 तो प्योरली x और y एक्सिस पे है, ये x पर है ये y पे है, तो इसको तो कंपोनेंट्स में बांटने की ज़रूरत नहीं है ना। बांटो उसे जो टेढ़ा है T1, तो इसको 2 कंपोनेंट्स में बांटेंगे। x एक्सिस वाला क्या कहलाएगा? T1 cos 37 और y एक्सिस वाला क्या कहलाएगा? T1 sin 37। ये समझा कि नहीं समझा? है ना, ये तो कल देखे थे इस टाइप के अपन ने, क्योंकि ये फोर्स टेढ़ा है। देखो इस पे से बनाया मैंने, T1 इधर गया, W1 इधर गया, T2 इधर गया। T1 एक लौता ऐसा है कि जो थोड़ा सा टेढ़ा है, x और y के बीच में आता है, तो उसको 2 कंपोनेंट्स में बांटे। ये समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं समझा कहीं पे वहीं रोक लेना, पूछ लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। अपन क्या करते फिर? राइट वाले लेफ्ट वाले को इक्वेट करते, ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस को इक्वेट करते। तो राइट और लेफ्ट को इक्वेट करो, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 cos 37। इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अप एंड डाउन T1 sin 37 इज इक्वल्स टू W1 है ना। अब ऐसा है कि देखो मेरे को पहले क्या है, T1 निकालना है, यहाँ से निकल जाएगा। W1 की वैल्यू मालूम है तेरे को? तो देखो T1 sin 37 इज हाउ मच? इट्स हाउ मच? 3/5। व्हाट अबाउट W1? इट्स 300। ओके, 3 1s are 3, 100s है ना। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, so T1 is how much? 500 न्यूटन। सो T1 comes out to be 500 न्यूटन। तो हमारा T1 का वैल्यू आ गया कल बुला लो। T1 इक्वल्स टू 500 न्यूटन। अब आगे की बात है, चलो T1 तो मिल गया, T2 कहाँ से निकालो? देखो इक्वेशन नंबर 1 को देखो।
दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1? इधर नहीं है इक्वेशन नंबर 1, इधर है एहतेशाम, उधर नहीं दरवाजे में है ना। तो देख यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को देखो, तुम्हारे को T2 मिल जाएगा अगर तुम T1 की वैल्यू डालोगे तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम 1 T2 इक्वल्स टू T1 इज हाउ मच 500 cos 37 कितना होता है 4/5 5 1 जा 5 100 मल्टीप्लाई बाय 4 400 न्यूटन। मेरा दूसरा आंसर भी आ गया। अब बचा सिर्फ एक, वो मगर ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं निकलेगा, उसके लिए वो वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना ही पड़ेगा मुझे। कौन सा? O2 वाला। चलिए O2 के कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं। मैं यहाँ इंडिपेंडेंटली फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। इस बार O2 आया मेरा यहाँ पे। चलो फोर्सेस का डायरेक्शन बताओ। देखो W2 नीचे है, T2 इधर है, T3 जो है ना, ये ऐसा गया हुआ है T3, और ये एंगल तुमको बोला गया है 53 डिग्री। तो T3 को दो कंपोनेंट्स में तुम बांट सकते हो, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा T3, क्या होगा कॉस या साइन? अरे मालूम नहीं अभी तक के, क्या रहेगा कॉस, तो कॉस 53, और ये क्या रहेगा T3 साइन 53। देखो अपने को मतलब किससे है? W2 से। T1 और T2 तो T2 और T1 और अच्छा T3 भी बाकी है ना अपना भी, हाँ तो ठीक है T3 निकाल लेते हैं पहले तो देखो T2 और T3 वाले उसको इक्वेट करो, तो मैं लिखूँगा T3 cos 53 इज इक्वल्स टू T2। T3 इज इक्वल्स टू cos 53 कितना होता? 3/5 शायद, पक्का 37 53 आओ 3/5 आएगा, तो 3/5 और T2 कितना है अपना 400, तो ये हो जा रहा 400। अब इसको इधर लेके जाओ तो ये 2000/3 आ जाएगा फिर, तो T3 इज इक्वल्स टू 2000/3 न्यूटन। तो ये मेरे पास T3 आ गया। अब T3 आ गया, अब बचा क्या फिर, है ना W2, इसको इसके साथ इक्वेट करो, तो T3 साइन 53 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर W2। देयरफॉर W2 इज इक्वल्स टू T3 की वैल्यू कितनी है 2000/3 साइन 53 4/5, हाँ बराबर 4/5। तो अब देखो 5 1 जा 5 100 जा नहीं सॉरी 400 है ना 400 जा, ये हो जाएगा 1600/3। तो W2 जो होगा वो होगा 1600/3 न्यूटन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ W2 की वैल्यू 1600/3 यानी 530 होता क्या अप्रॉक्सीमेशन? देखो 1600/3 अराउंड 530 होता क्या, डिवाइड करके देखो अप्रॉक्सीमेट। ऐसे 533 पॉइंट समथिंग आ रहे ना। आया समझ में? तो ये पहले मेथड से हमने किए जिसमें हम लोग फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में बांट के करते हैं। आया समझ में? आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपको लिए नीट के लिए तो मोर देन इनफ हो जाएगा। लिखो, करो कॉपी जल्दी से। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेथड सेकंड के पर। पहला मेथड क्या था जिसमें हम लोग क्या करते थे, फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते थे। हम देखते थे कि एक बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे, उसका सबका डायग्राम बना लेते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और फिर उसके बाद उस पर जो लगने वाले फोर्सेस इसको देखते थे इनमें से कौन सा फोर्स है जो ना ही प्योरली एक्स पर है ना ही प्योरली वाई पे है, एक्स और वाई के बीच में है। ऐसे फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में बांटते थे। फिर एक्स एक्सिस के राइट वाले फोर्सेस को लेफ्ट वाले फोर्सेस से इक्वेट करते थे, वाई एक्सिस के ऊपर वाले फोर्सेस को नीचे वाले फोर्सेस से इक्वेट करते थे और हम कैलकुलेट करते थे। अगला है हमारा लैमीज थ्योरम, है ना। तो इफ
an object is in equilibrium under 3 concurrent and coplanar forces as shown in figure, then जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3, सच दैट F1 फोर्स के सामने का एंगल है अल्फा, F2 फोर्स के सामने का एंगल है बीटा और F3 फोर्स के सामने का एंगल है बेटा गैमा। समझ में आ गया? F1 के सामने अल्फा, F2 के सामने बीटा, F3 के सामने गैमा। देन आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, F1 अपॉन साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ गैमा, है ना। इसका प्रूफ हमको स्टडी नहीं करना है ना, हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूले को स्टडी करना है। देखो ये सिर्फ लागू कब है, अभी हमारे मामले में तो 3 फोर्सेस अगर रहे तो तब लागू है। तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट यानी एक साथ लगना चाहिए, कोप्लेनर एक ही प्लेन में लगना चाहिए, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक फोर्स ऐसा गया, एक फोर्स ऐसा गया, पता पे, और एक फोर्स ऐसा गया, ये फोर्स कॉन्करेंट नहीं है, सॉरी कोप्लेनर नहीं है, एक ही प्लेन में आ रही ये, हाँ ये ऐसा आया तो ये एक प्लेन में आ गया, प्लेन सर्फेस। ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, है ना, या फिर और क्या करूँ, हाँ ये ऐसा भी चलेगा, जेड के अपने कौन सा जेड वाई जेड प्लेन में, ये हो गया एक्स वाई प्लेन में, ये हो गया एक्स जेड प्लेन में, चल जाएगा ऐसा। मगर एक फोर्स ऐसा भाग रहा फिर नहीं चलेगा, ठीक है, इस सिचुएशन में। ओके ठीक है, चलो भाई मान लिया। तो अब हम लोग ये फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इसको कैसे लैमिस थ्योरम की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। A ball of mass 1 kilogram hangs in equilibrium from 2 strings OA and OB as shown in figure. First up, what are the tension in the strings OA and OB? स्ट्रिंग में टेंशन ओ निकालना है, तो ठीक है, मान लो कि ये रिजिड सपोर्ट है, कोई यहाँ से एक बॉल नीचे ऐसा लटका हुआ है, ओके, इस तरह से कि इसने एंगल 30 डिग्री बनाया, इधर बनाया 60 डिग्री, ऑफ कोर्स फिर इधर बन जाएगा 90 डिग्री, उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ये आ गया फिर 120 और ये आ गया 150 डिग्री। तो अब वो बोल रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग OA एंड OB पता लगा, ये A, ये B, ये O, OA और OB में टेंशन इन द स्ट्रिंग्स पता लगाना है। फिर से देखो ये जंक्शन है आपका, मान लो कि यहाँ जो टेंशन है वो T1 है और यहाँ जो टेंशन है वो T2 है, और यहाँ का तुम फोर्स मालूम है तुमको W है। तो बाय लैमिस थ्योरम, जब मैं लैमिस थ्योरम लगाऊंगा, बाय लैमिस थ्योरम, तो T1 अपॉन साइन ऑफ 150 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन साइन ऑफ 120
इज इक्वल्स टू T3 अपॉन T3 नहीं सॉरी W अपॉन साइन ऑफ कितना बेटा 90। W कितना दिया हुआ है? W इज इक्वल्स टू क्या होता है mg, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पकड़ लो 10 न्यूटन। ठीक है, चलो करो कैलकुलेट फिर देखो क्या आता है। ऐड शुगर टू कॉफी मेथड यहाँ यूज होगा। साइन 150 कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 60 कर डालो। +60 इसको भी लिख डालो 90 + 30 और ये साइन 90 एज इट इज है ना। 150 को 90 + 60 लिख सकते ना। 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन फंक्शन ऐड शुगर टू कॉफ़ी, शुगर का S। ठीक है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या मेथड बताया था मैं? 90 का मल्टीपल अगर ऑड नंबर रहा तो साइन को क्या कर देना? कॉस। तो ये फॉर्मूले क्या बन जाएंगे अब फिर? T1 अपॉन cos 60 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन cos 30 इज इक्वल्स टू W अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा साइन 90। चलिए अब अपने को निकालना है T1। वैल्यू किसकी मालूम है तुमको? W की। तो सबसे पहले आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करो। व्हाट इज द इक्वेशन? T1 cos 60 इज हाउ मच? 1/2 इज इक्वल्स टू W इज हाउ मच? 10 sin 91। ये पूरा का पूरा 1/2 जो डिनोमिनेटर में है ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा फिर देखो T1 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज T1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ये मेरा आ गया पहला आंसर। T1 इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। अब इसी तरह से आप इन दोनों को इक्वेट करिए। 5√3 आ रहा है ना। अब इस बार तो T1 भी आ चुका है तो आप चाहे तो इन दोनों को भी कर सकते हैं, मगर मैं चलो ये आसान है, sin 91 है यहाँ पर तो इसीलिए ये लूँगा मैं। तो फिर देखो T2 अपॉन cos 30 इज इक्वल्स टू W अपॉन साइन 90। T2 इज इक्वल्स टू W कितना है अपना? 10 sin 91 cos 30 कितना होता है? √3/2। वो √3/2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 5√3 आया समझ में? है ना, समझा भाई? नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम लेंगे, इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करके देखेंगे। अगला वाला प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, लैमिस थ्योरम से भी और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू 2 कंपोनेंट्स से भी। ये तो शायद हो भी चुका, नहीं हुआ नहीं। डिटरमाइन the tension T1 and T2 in the strings as shown in figure। तो ये रिजिड सपोर्ट्स
एक धागा ऐसा लगा हुआ, एक धागा ऐसा लगा, बीच में यहाँ पर गार्ड बंधी हुई, उससे नीचे एक लटका हुआ वजन W इज इक्वल्स टू 4 किलोग्राम वेट। तो उसका जो फोर्स है यानी वेट है वो ग्रेविटेशनल यूनिट में दिया गया है। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो लाजमी है कि आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे कि ये एंगल कितना होगा। फिर ये दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। हाँ, cos 30√3। तो बेटा अपन ने उसको कौन से इसमें बोल रहे तुम? यहाँ पे मैंने उसको इक्वेट ही नहीं किया ना, मैंने इसे और इसे इक्वेट किया। T1 cos 60 1/2 और W sin 90, है ना। अगले उसमें मैंने किया इसको इक्वेट, ये देखो, समझ में क्लियर? चलो पूछ लिया करो, बिंदास जो लग रहा है बिंदास पूछा करो। ये सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो ट्राई करो, दिया 2 मिनट तुमको, करो ट्राई। चलो देखते हैं फिर इसका आंसर। इस पे तो इस साइड में मैंने पकड़ा टेंशन, यहाँ पर T1 पकड़ लो, ये वाले टेंशन को आप T2 पकड़ लो, और यहाँ तो W है ही। अब देखो T1 के सामने का एंगल कितना है तुमको, देखो 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल फ्रेम से, और ये कितना हो जाएगा 90, है ना। अरे हाँ या ना, ये धागा नहीं है, ये बस एक लाइन है बनाई हुई तुम्हारी आसानी के लिए, है ना। तो उसको धागा समझेंगे, ये भी धागा नहीं है, सिर्फ डॉटेड लाइन बनाया ना मैंने बताने के लिए। तो देखो ये तुमको समझ में आता कि T1 के सामने एंगल है 90 + 60, उसको 150 का को लिख रहे जब रेडीमेड में 90 + 60 मिल रहा। तो मैं यहाँ लूँगा लाइमिस थ्योरम बाय लाइमिस थ्योरम, T1 sin of 90 + 60 इज इक्वल टू T2। T2 के सामने वाला कितना है 90 sin 90, W के सामने वाला कितना, देख ये 60 है तो ये 90 होगा, तो ये कितना होगा फिर 30। तो W के सामने है sin of 90 + 30, sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos of 60, T2 sin 90 और W cos of 30। आपने वो T1 और T2 निकालना है। चलो T1 निकालते पहले, इन दोनों को इक्वेट करो। तो T1 cos of 60, W cos of 30 डिग्री। cos 60 इधर लेके जाओ, cos 30 होता √3/2, cos 60 होता 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। W कितना दिया हुआ है 4, तो पहला आंसर आ गया आपका। देखो T1 इज इक्वल्स टू 4/√3 किलोग्राम वेट। न्यूटन गलती से भी मत लिखना, मैंने वेट काय के अंदर डाला, किलोग्राम वेट में डाला, आंसर किलोग्राम वेट में लिखना पड़ेगा। फिर ये आ गया तुम्हारा T1। T2 और आसान है, इन दोनों को इक्वेट करो। मैं इधर ले लेता हूँ, T2 इधर जगह खाली है, तो T2 इज इक्वल्स टू sin 90 तो 1 हो जाता है, ये पूरा 1 ही हो जाएगा ना। 4 cos 30 √3/2, 2 चला ऊपर, 8/√3 किलोग्राम वेट, है ना। अगर तुमसे न्यूटन में पूछा तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई करो अप्रोक्सीमेशन के लिए, 10 से। आया समझ में? चलो लिखो फटाफट। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, अब हमको आगे का
कनेक्टेड मोशन स्टार्ट करने से पहले हमको समझना ज़रूरी है कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट में FBD कहते हैं। डेफिनेशन जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, अ फ्री बॉडी डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल बॉडी और अ सब सिस्टम ऑफ बॉडीज, है ना। ये क्या है, इसका मीनिंग बताऊंगा मैं। आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, शोइंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सिंगल बॉडी कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले मान लो कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और एक धागे की मदद से ये लटका हुआ है। ऑफ कोर्स ब्लॉक थोड़ा वजनदार है तो धागे में तनाव क्रिएट हो गया होगा, टेंशन आ चुका होगा। अब अगर मैं बोलूँ तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे? उस बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आप प्रॉपर डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन अ डायग्राम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाऊंगा इधर, तो मैं इस ब्लॉक को ऐसा बनाकर इंडिपेंडेंटली मैं ऐसा बता सकता हूं कि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग, धागे के अंदर जो तनाव हुआ, पहले धागा खींच के रखा ना उसको, ऐसा टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर बना हुआ है। आई बात समझ में? आप चाहे तो उसको ऐसा भी बना सकते कि आपने ब्लॉक बनाने के बजाय एक छोटा सा पॉइंट ले लिया उसकी जगह। ये पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिप्रेजेंट करेगा, है ना, स्मॉल m। ब्लॉक बनाना जान प्यारा, आपने सिंपल एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे बता रहे हैं जैसा कि देखो भैया नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स टेंशन T इन द स्ट्रिंग, है ना। तो आपने क्या किया कि एक सिस्टम में क्या क्या है? रिजिड सपोर्ट, स्ट्रिंग, ब्लॉक, तीन चीजें हैं ना सिस्टम में। उसमें से सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया। सिस्टम में का एक हिस्सा, छोटा सा एक ब्लॉक, उसको कंसिडर किया और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की तुमने क्या करे? लिस्ट बनाए। फिर इसमें एक और गोल लगा है कि देखो सिंगल बॉडी के अलावा सब सिस्टम ऑफ बॉडीज, बोले ये कैसा? देखो भी ये रिजिड सपोर्ट है, वंस अगेन एक स्ट्रिंग है, ये मास m1 है, ये मास m2 है। मान लो कि धागे में ऊपर की तरफ टेंशन T1 आया और यहां पर जो टेंशन आया वो T2 आया, है ना। टेंशन, धागे में तनाव, है ना। देखो वो धागा नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक को नीचे खींच रहा है। तो इसीलिए यहां से टेंशन T2 नीचे की तरफ और यहां से टेंशन T2 ऊपर की तरफ, ठीक है। मगर फिर भी इसमें बहुत कचरा हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब सवाल उठा किसका? सिर्फ अकेले m1 का, अकेले m2 का, है ना, अकेले m1 का, अकेले m2 का, या फिर और भी कोई चीज़ है? तो मैं बोलूंगा मुझे पूरे सब सिस्टम का बनाना है, यानी m1 प्लस m2 का बनाना है। मुझे किसका बनाना है? m1 प्लस m2। अब ये बता सिस्टम में क्या क्या है? रिजिड सपोर्ट, ये एक धागा, ये एक ब्लॉक, ये एक धागा, ये एक ब्लॉक। सिस्टम में इतनी सारी चीज़ें हैं। मैं सिस्टम में सिर्फ एक बॉडी को कंसिडर किया क्या अभी फिलहाल? नहीं, मल्टीपल बॉडीज़ हैं यहाँ पर ये भी है, दो ब्लॉक्स कंसिडर किया, उसके बीच में का धागा जो है वो भी कंसिडर किया। वो तीनों को मिला के मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ। मान लो ये, अगर धागे का कोई मास नहीं है, धागे का कोई मास, धागा हल्का फुल्का एकदम, तो उसको तो मारो गोली। अगर मैं धागे का मास नहीं है तो सिर्फ इन दोनों का मास पकड़ूंगा, m1 प्लस m2, है ना। धागे का कोई मास है क्या? ये वाले नहीं, तो सिर्फ वजन किसका पड़ेगा? सिर्फ इसका पकड़ेंगे, इसका पकड़ेंगे। तो मैं बोलूँगा इन दोनों ब्लॉक्स पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं। देखो इन दोनों ब्लॉक्स का वजन m1 प्लस m2 g, ये बेटा सिर्फ मास लिखा हुआ है, ये वेट। तो इन दोनों ब्लॉक्स का वजन, वेट, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेट उसे नीचे खींच रहा है। और इस धागे में का तनाव
क्या कर रहा है, उसको ऊपर खींच रहा है। तो इस बार जो तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, देखो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का बनाया, क्या सिंगल बॉडी का बनाया, क्या सिस्टम में ऑलरेडी एक अपना एक सिस्टम है उसका बनाया, सब सिस्टम जिसको मैं कहूँगा। तो ये सब सिस्टम का तुमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। आई बात समझ में, है ना। तो ऐसे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स हम लोग देखेंगे, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये FBD1 था, मान लो FBD2, मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल का, एडवांस तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आगे का ले लिया। अब देखो यहाँ पे मैं अब एक और फ्री बॉडी डायग्राम ले रहा हूँ, FBD3। मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है, उसके ऊपर एक किताब रखी गई है ना, एक बुक रखी गई है इसके ऊपर। और मैं कहूंगा कि ठीक है, मुझे इस बुक का और इस टेबल का दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मान के चलो कि बुक का मास ऑफ बुक जो है वो स्मॉल m है, और मास ऑफ टेबल मान लो कैपिटल M है। अब मुझे क्या करना है, बुक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से, टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाना है ना। इब्राहिम, हमेशा बोलता हूँ मैं जब समझा रहा हूँ, पहले इस पे ध्यान दे, देखना बाद में। तो हमें क्या करना है, बुक का फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाना है, टेबल का अलग से बनाना है। खास बात ध्यान रखना, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे हो उसमें सिर्फ वही फोर्सेस आना चाहिए जो उस पर लग रहे हैं। अगर वो किसी और पे फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो चलो पहले अपन बुक को पकड़ते हैं, है ना। अब मैं बुक बनाने के बजाय, पूरी बुक की डिज़ाइन बनाने के बजाय, मैं छोटा सा पॉइंट लूँगा, मुझे ज़्यादा सही लगेगा। देखो, तो मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बुक, देखो बुक का मास कितना बेटा, स्मॉल है। अब उस पे लगने वाले फोर्सेस, बुक का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि बुक पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसका वेट जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। दूसरा, जब बुक को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, उसके रास्ते में कौन आ गया, टेबल। तो टेबल क्या लगाएगा उसको, नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं यहां लगाऊंगा इस तरह, नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बुक ड्यू टू टेबल। नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बुक ड्यू टू टेबल। और मैं यहां कह सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय बुक ड्यू टू टेबल इज इक्वल्स टू mg, है ना, वेट mg के बराबर है। अरे भाई मुझे एक बात बता, बुक को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, mg। बुक ऊपर गई कि नीचे गई, जहां है वहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो रहा, बैलेंस हो रहा। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस हो रहा। तो मैं यहां लिख सकता हूं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बुक, है ना, एक्टिंग ऑन अ बुक डिवाइड द टेबल इज इक्वल्स टू mg। ये FBD ऑफ बुक है। अब हम लोग निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टेबल। चलिए, ये है टेबल का जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए इधर, सबसे पहले इस पे एक फोर्स लग रहा है, बोले कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट mg ऑफ द टेबल। वेट mg ऑफ द टेबल, है ना, जो टेबल उस पर फोर्स लगा रहा है वो, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है टेबल पे वो, उसका वजन, टेबल का वजन। साथ ही साथ इसके ऊपर एक और चीज है ना, वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू बुक, है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू बुक, जो कि वेट mg के बराबर है ना। अरे भाई मुझे एक बात बता, टेबल पे तो किताब रखा, तो किताब का वजन नहीं पड़ रहा हूँ क्या उसको, है ना। मैं यहाँ खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म के को मेरा वजन फील नहीं हो रहा क्या, अरे हाँ या ना बोलो, है ना कंसेप्ट।
तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है और नॉर्मल रिएक्शन अलग है ना। ये जो फील कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म जो फील कर रहा है, ये मेरा वजन फील नहीं कर रहा, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन फील कर रहा है। ये क्या फील कर रहा है? मेरा नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये प्लेटफॉर्म अगर टेढ़ा हुआ, ये प्लेटफॉर्म ऐसा टेढ़ा 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 होता गया, तो मेरा वजन कम हो जाएगा क्या उससे? मेरा वजन तो अभी भी 90 किलो रहेगा, है ना, मगर इसको जो वजन फील होगा वो कम फील होगा। तो इसका मतलब तेरे को लगता क्या ये वजन फील कर रहा था? वो नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या? देख, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, रास्ते में ग्रेविटी, अर्थ क्या करी, मुझे नीचे खींच रही, रास्ते में कौन आ गया बचाने के लिए? प्लेटफॉर्म। तो अब हो रहा क्या, मेरा नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है प्लेटफॉर्म पे, मेरा नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है प्लेटफॉर्म पे, और प्लेटफॉर्म मुझे नॉर्मल रिएक्शन उतना इक्वल एंड ऑपोजिट लगा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट प्लेटफॉर्म मुझे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द बुक, और है ना, ड्यू टू टेबल, अगर इज इक्वल्स टू mg है तो जाहिर बात है वो भी सेम ही होगा। नॉर्मल रिएक्शन बाय द टेबल ड्यू टू बुक इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बाय द बुक ऑन द टेबल, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो। और अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो वो आएगा NTB इज इक्वल्स टू NBT, जिसकी वैल्यू क्या रहेंगी बेटा? mg, है ना। तो हमेशा वेट नहीं होता हो, तो ये याद रखे कि बुक का जो वजन पड़ा उस पर, उसको डायरेक्ट वेट नहीं बोलना कभी भी। हाँ, वो अलग बात है कि वो वेट के बराबर आ गया, है ना, मगर डायरेक्ट नहीं बोलना। कि हो सकता है अगर सरफेस टेढ़ा हो, अगर सरफेस टेढ़ा हो तो उस सिचुएशन में वो वेट नहीं होगा, वो mg cos थीटा हो जाता है वो, है ना। तो फिलहाल अभी NTB। अच्छा ठीक है, हमने देखा कि एक फोर्स तो क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींच रहा, वो एक आ गया। दूसरा बुक का वजन, वजन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन बाय द ऑन द टेबल ड्यू टू बुक। और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू ग्राउंड। अरे भैया ये ग्राउंड सरफेस होगा ना नीचे, है कि नहीं, तो वो भी होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल बाय ग्राउंड। आप चाहे तो डायग्राम को ऐसा भी बना सकते हैं, कैपिटल M, कैपिटल mg, और ये छोटा बनाना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू बुक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू ग्राउंड, है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है। अब आपको नीचे की तरफ दो फोर्सेस लग रहे, एक है टेबल का वजन खुद का, है ना, एक है बुक का नॉर्मल रिएक्शन जो बुक के वेट के बराबर है कि नहीं। अरे भाई इमेजिन कर भाई, ये है कुर्सी, है ना, इसको थोड़ी देर के लिए टेबल की तरह इमेजिन करो आप, ओके। तो मैं बोलूँगा ये 10 किलो की कुर्सी है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो ना, क्या मानने में क्या जा रहा, 10 किलो की कुर्सी है, 10 किलोग्राम वेट, है ना। तो मैं बोलूँगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना लग रहा, 10 किलोग्राम वेट। ये 2 किलो की किताब है मान लो। अब मैं बोलूँगा अब ये टेबल पर कितना वजन, कितना फोर्स लग रहा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स 10 किलोग्राम वेट, बुक का फोर्स 2 किलोग्राम वेट, है ना, मगर वो वेट नहीं है, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। क्योंकि मामला ऐसा है कि अगर ये सरफेस टेढ़ा होता तो वो 2 किलोग्राम नहीं होता। तो हमेशा पहले बोलना नॉर्मल रिएक्शन, वो बाद में बोलना अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो वजन के बराबर, है ना। फिर ऐसा है कि देखो ये जो सरफेस है, ये सरफेस जो है, अब वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन देगा। अच्छा, सरफेस को कितना वजन फील होगा, 12 किलो का, 10 किलो का टेबल का, 2 किलो का बुक का, तो 12 किलो का आएगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन टेबल ड्यू टू बुक प्लस mg, यानी वेट ऑफ द टेबल। आया समझ में। तो ये इस तरह से इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब जैसा देखो, मान लो मैं इधर के हो गए, ओह आज जुमा भी है, ठीक है। मुझे फ्री बॉडी डायग्राम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आज फ्राइडे भी है और उधर लेक्चर का टाइम हो रहा है।